लाइव चलिए, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। हम लोग पिछले क्लास में साउंड का चैप्टर उठाए थे। साउंड चैप्टर से रिलेटेड हम लोग बहुत तरह के टर्म्स के विषय में देखे थे। साउंड क्या है, ये सब से रिलेटेड हम लोग देखे थे। और हम आपको पहले भी बता चुके थे कि एक दिन क्लास लेंगे, 2 दिन क्लास लेंगे, उसके बाद में उस क्लास के विदिन जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोगों से, जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब लोगों को जय हिंद, राम राम सर जी, सब लोगों का राम राम, सब लोगों का दिन मंगलमय हो। अच्छे तरह से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला एग्जाम आपका ग्रुप डी है। नेक्स्ट आने वाला एग्जाम ग्रुप डी है। सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग जिनका जिनका रिजल्ट हो गया है वो सीबीटी 2 में लग जाइए, एकदम दिल जान से लग जाइए। आपको एकदम संकल्प लेकर आप लोग को आगे बढ़ना है कि हमें एक सीट पक्का करना है। और जहाँ तक रही साइंस की बात, हम साइंस की बात रही, हम आपके साथ रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम पढ़ाएं उस कंसेप्ट पर आधारित हो, उसी कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए। यह सही बात है ये। चलिए, फ्रीक्वेंसी आप लोगों का, बहुत लोग आ जाइए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हम आप लोगों से करवा रहे हैं जो हम पिछले 2-3 क्लास में पढ़ा चुके हैं। 2-3 क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन के रूप में ला रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आपको थिंकिंग करना है, कैसे आपको सोचना है। एकदम बारीकी ढंग से सोचिए आप लोग। जब बारीकी ढंग से सोचिएगा तब क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। बिना कलम उठाए ही क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है, ओके। चलिए, पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे, पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे। आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को, गर्त का मतलब होता है ट्रॉट, गर्त को कहा जाता है ट्रॉट कहते हैं। गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है, यही सवाल आपका दिया हुआ है। ये गर्त कह रहा है, गर्त को इंग्लिश में कहा जाता है देखिए, गर्त को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं TROUGH, THROUGH ट्रॉट कहा जाता है। तो एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश डैश कहा जाता है। देखिए, सब लोगों का ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है। आपको बताया गया था कि एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, और ये अनुप्रस्थ तरंग जो होता है श्रृंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होता है। श्रृंग और गर्त के रूप में ये अनुप्रस्थ तरंग का नेचर है। देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला श्रृंग हुआ, नीचे वाला गर्त हुआ, इस तरह से अनुप्रस्थ तरंग गति करता है। याद रखिएगा, विक्षोभ की गति जो होती है नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हम लोग जानते हैं कि विक्षोभ की गति नियत रहती है। ऊपर वाले को कहा जाता है, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं श्रृंग कहते हैं, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। यह सही बात है। ऊपर वाला होता है हमारा श्रृंग, चाहे इसी को शीर्ष कहिएगा, और नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। शीर्ष को इंग्लिश में क्रेस्ट कहा जाता है, और नीचे वाले को ट्रॉट कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ का माध्यम का कण अधिकतम कितना दूर गया, तो यहाँ के माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ये वाला आयाम कहलाएगा, ए माने एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पर भी ये आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है।
तो यही बात लिखा गया है कि माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो श्रृंग वाला डायरेक्शन में भी आयाम मिलेगा और गर्त वाले डायरेक्शन में भी आयाम मिलेगा। ए बराबर होता है आयाम होता है, आयाम इंग्लिश में इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और यही कह दीजिएगा माध्यम के कण का, यही आप लोग लैंग्वेज में कह दीजिएगा माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। माध्यम का कौन सा कण अधिकतम रूप से विस्थापित होती है? अगर ऊपर के दिशा में विस्थापित होती है तो श्रृंग वाला विस्थापन भी आयाम और गर्त वाला विस्थापन भी आयाम ही होती है। आयाम, माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड ए कहलाता है। यही बात आप लोग देखें। और आयाम का एस आई मात्रक अगर देखा जाएगा, एस आई मात्रक, तो कहिएगा इसका मात्रक मीटर होता है। माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। और आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा तीव्रता जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के वर्ग का, आयाम के वर्ग का समानुपाती होती है। यहाँ से आप लोग इस टर्म को आप लोग भी याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। ये मिलेगा आगे हम लोगों को, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जा रहा है। एक तरंग के गर्त की गहराई को, एक तरंग की गर्त की गहराई को, नीचे वाले को हम लोग गर्त कहते हैं, गर्त की गहराई को, अधिकतम गहराई को ही आयाम कहते हैं हम लोग। राइट ऑप्शन इज डी। यस, राइट ऑप्शन इज डी हो गया। आपके प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से, यह सही बात है, ध्वनि की चाल दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति एन कहें या चाहे एफ कहें, आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, समय अंतराल डैश डैश होगा। आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको झूठ मूठ को कंफ्यूज करने के लिए वो दे दिया है चाल, वहाँ पर आपसे पूछ रहा है समय अंतराल, पूछ रहा है आवर्तकाल, पूछ रहा है। आवर्तकाल में और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है। आप ये जानते हैं कि आवर्तकाल टाइम पीरियड टी बराबर होता है 1/, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/f होती है। और यहाँ पर आवृत्ति दिया हुआ है तो 1/20 कर दीजिएगा, और 1/20 भी आंसर हो सकता है, और नहीं तो आप इसी को कर दीजिएगा 0.05 सेकेंड कर दीजिएगा। इतना सेकेंड आंसर यही हो गया, आपके प्रश्न का आंसर यही हो गया, 0.05 सेकेंड हो गया, वही 1/20। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जाता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, उसमें 500 मीटर पर सेकंड का कोई उपयोग नहीं किया गया है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट 0.05 कहिएगा, 0.05 कहना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि किसी गर्म भट्टी से विकिरण होता है। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन होता है। एक बात बताइएगा, जैसे मानकर चला जाए कि अभी जाड़े का समय है, जाड़े के समय में आप आग के नज़दीक रहिएगा, आग के जब नज़दीक रहिएगा तो आप तक उष्मा आती है, तो वो उष्मा आप तक विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है।
वो आप तक उष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है, रेडिएंट एनर्जी सी जिसको कहा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो रेडिएंट एनर्जी जो है, विकिरण ऊर्जा जो है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उस सब की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। तो अब बता दीजिए आप लोग, किसी गर्म भट्ठी से किसी भी गर्म वस्तु से विकिरण जो होता है, वो विकिरण में जो गर्मी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा विकिरण ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो गर्मी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है औरक्त तरंग होती है। वो राइट ऑप्शन इज औरक्त हो जाएगा। औरक्त इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंफ्रावेव कह दिया जाए। तो याद रखिएगा, सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा, लेकिन सूर्य की ऊष्मा में जो गर्मी देती है, सूर्य की जब हम लोग धूप में खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों का बॉडी गर्म हो जाता है, हम लोगों का कपड़ा सूख जाता है, ड्यू टू किसके वजह से? औरक्त तरंग के वजह से, इंफ्रावेव के वजह से होती है। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया की किनका किनका नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, तो किनका किनका वीडियो नहीं चल रहा है आप लोग कमेंट्स में लिखिए। नो मेरा नहीं चल रहा है, नो कर कर लिखिए। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है नो कर कर लिखिए। हम इसका सोल्यूशन हमारे टेक्निकल टीम सोल्यूशन कर देंगे, हमारे टेक्निकल टीम सोल्यूशन करेंगे। टेक्निकल टीम हमारे साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पर सिस्टम पर बैठे हुए हैं। जिनका नहीं चल रहा है मेरे दोस्त, आप लोग जरूर बोलिए, क्योंकि जिनका चल रहा है उनको यस, जिनका नहीं चल रहा है नो लिखिए, नहीं चल रहा है। चलिए, इंफ्रावेव बहुत लोगों का आ रहा है। अभी का वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी का प्रेजेंट वीडियो, साइंस का वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नो, बहुत लोग नो में हैं, नहीं चल रही है वीडियो। अच्छा चलिए, हमारे टेक्निकल टीम प्रयासरत है आप लोगों का सुचारू ढंग से वीडियो चलाने के लिए। 4 क्लास में आवाज नहीं आती है, चलिए देख लिया जा रहा है, टेक्निकल टीम देख रहे हैं। तत्काल आप लोग हमारे साथ आइए और एक बात समझिए, आप लोग हमारी बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से निकलते हैं। जैसे एक पेड़ लगा दिया गया, एक पेड़ से बहुत सारी टहनियाँ कैसे निकलती है और निकल कर कब फूल बनता है, कब फूल से फल बन जाता है, इस सब पर चीज़ों पर ध्यान देना है आपको ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके साथ साथ मेरे दोस्त आप लोगों को बस एक ही बात और ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन, हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो किसी गर्म भट्ठी मतलब कि दुनिया की कोई भी गर्म वस्तु के नज़दीक हम लोग जब खड़े हो जाते हैं तो हम तक उष्मा आती है, तो वो उष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। और विकिरण ऊर्जा वास्तव में जो वो गर्मी प्रदान करती है, किसके कारण? औरक्त तरंग के वजह से। कौन तरंग के वजह से? औरक्त तरंग के वजह से होती है। तो याद रखिएगा, गर्म वस्तु की बात करते हैं। गर्म वस्तु जो उष्मा त्याग करती है, उस उष्मा को कहते हैं विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है, उसी को रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी देखा जाए तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इस सब की चाल जो होती है, चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना उस पर प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होती है। तो बताइएगा, आपसे कहा जाएगा कि कोई भी गर्म वस्तु जो उष्मा रेडिएंट करती है, निकालती है, उस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और वहां पर जो गर्मी प्रदान करती है, किसके वजह से? औरक्त तरंग के वजह से, इंफ्रावेव के वजह से। चलिए, आप लोगों का प्रश्न यहाँ पर क्लियर है, लेकिन ये सभी पॉइंट याद रखना है। चलिए, आपके प्रश्न का ऑप्शन हो गया सी,
माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव का हम लोग उपयोग माइक्रोवेव ओवन में करते हैं या उपग्रह संचार में करते हैं, उपग्रह संचार में भी करते हैं या माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, ओवन, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। पराबैंगनी किरण का प्रयोग, ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सब का सब आपका ये पराबैंगनी तरंग का उपयोग अदृश्य लिखाई में किया जाता है। चाहे आपका अदृश्य लिखाई में, चाहे नकली दस्तावेजों को देखने के लिए भी हम लोग पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। अगर एक्सरे का प्रयोग किया जाए तो एक्सरे का प्रयोग जो होता है टूटी फूटी हड्डियों का चित्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग में, कौना तरंग में है, अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में वे बिंदु, वे पॉइंट जहां पर माध्यम कणों का घनत्व, घनत्व याद रखिएगा, घनत्व महत्तम होता है, महत्तम होता है, क्या कहलाता है। आप लोग पीछे वाला वीडियो हमारा जब देखिएगा तो हम आपको बताएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ये संपीड़न और विरलन के रूप में उत्पन्न होता है। संपीड़न इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड विरलन के रूप में उत्पन्न होता है। विरलन को इंग्लिश में कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन के रूप में उत्पन्न होता है। एक बात समझ लीजिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है संपीड़न और विरलन के रूप में उत्पन्न होता है। संपीड़न का मतलब होता है घना, संपीड़न माने क्या, घना, तो ये होता है संपीड़न, बहुत बारीक बारीक नजदीक नजदीक हो गया, तो ये संपीड़न हो गया। यहाँ पर ये हो गया विरलन हो गया, ये हो गया विरलन, ये विरलन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इस स्थान पर कहिएगा दाब तथा घनत्व, दाब तथा घनत्व कहिएगा अधिकतम होता है, अधिक, एवं आयतन, एवं आयतन कम होता है, एवं आयतन, दाब और घनत्व अधिक एवं आयतन कम, कम। और यहां पर कह दीजिएगा दाब एवं घनत्व कम, परंतु एक दाब एवं घनत्व कम एवं आयतन, आयतन अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न में, आप लोग यहां पर देख लीजिए आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में ही संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न का मतलब होता है घना, तो आपका घना कंप्रेशन होती है, विरलन का मतलब फाका, गैपिंग ज्यादा, तो गैपिंग ज्यादा है। याद रखिएगा संपीड़न के समय दाब और घनत्व तो अधिक होता है लेकिन आयतन कम होता है, वॉल्यूम इसका कम है, इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो कह रहा है कि माध्यम के कण का घनत्व तो महत्तम होता है, किस स्थान पर, घनत्व, घनत्व तो अधिक होता है संपीड़न वाले स्थान पर। यस, राइट ऑप्शन इज बी। सब लोगों का ऑप्शन बी आना चाहिए, सही बात है, सब लोगों का बी। संपीड़न, विरलन नहीं, संपीड़न ना होगा, यहाँ पर घनत्व तो ना पूछ रहा है, घनत्व तो महत्तम, तो घनत्व तो बताइएगा, महत्तम माने अधिक, दाब और घनत्व तो अधिक और आयतन ना कम हुआ, यहाँ वॉल्यूम ना कम हुआ। ये तो बात क्लियर हो रही है कि वॉल्यूम कम है, इतना ही जगह में ये सिमट गया, लेकिन इसके लिए जगह क्या चाहिए, ज्यादा। वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला है कि किसी कुंडलित कमानी में, कोई कमानी है, कोई कुंडलित कमानी है माने कि उसमें कुछ स्प्रिंग लपटा हुआ है। किसी कुंडलित कमानू में अनुदैर्ध्य तरंग का वेग, सही बात है, किसी कुंडलित कमानी में अनुदैर्ध्य तरंग का वेग कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड है। दो क्रमित, क्रमिक कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दो क्रमिक, क्रमिक माने लगातार, दो क्रमिक संपीड़नों के बीच की दूरी, मेरी बात समझिए आप लोग,
दो लगातार संपीड़न रहे, या दो लगातार विरलन रहे, या दो लगातार श्रृंग रहे, या दो लगातार गर्त रहे, उसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्डा द्वारा दिखलाया जाता है। तो बताइएगा, वेग दिया हुआ है v बराबर दिया है 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और दो क्रमिक संपीड़नों के बीच की दूरी, तो दो क्रमिक कह रहा है, क्रमिक माने लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी का मतलब कि लैम्डा बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर लैम्डा बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा, सेम यूनिट में लाना होगा दोनों को। तो यहां पर 10/100 कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, ये मीटर में आएगा, तो 1/10 मीटर हो गया। और कह रहा है कि तब आवृत्ति ज्ञात करना है। सूत्र आप लोगों को पता है ना, सूत्र पता है ना, v बराबर क्या, v बराबर n लैम्डा से, v बराबर n लैम्डा से। तो n बराबर कहिएगा v बटा लैम्डा, v का मान है 3 और बटा 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 30 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर। आपके प्रश्न का जवाब 30 हर्ट्ज आ गया। यस, राइट ऑप्शन इज बी। सब लोगों का ऑप्शन बी आ रही है। 4 नंबर फिर से, 4 नंबर फिर से कह रहे हैं, क्या है 4 नंबर में सर? 4 नंबर जरा देख लिया जाए, 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर में है कि अनुदैर्ध्य तरंग में वे बिंदु जहां पर माध्यम के कणों का घनत्व अधिकतम होता है। तो घनत्व अधिकतम होता है, यहाँ घनत्व यही ना है, घनत्व अधिक होगा किस स्थान पर? तो संपीड़न वाले स्थान पर। संपीड़न वाले स्थान पर घनत्व ज्यादा है और विरलन वाले स्थान पर घनत्व क्या है? कम है। यही तो है आपका सवाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। दोलित करती हुई एक पट्टी, दोलित करती हुई कोई पट्टी है, कोई वस्तु है जो दोलन कर रहा है, दोलन कर रहा है। दोलित करती हुई एक पट्टी, एक पट्टी, दोलित करती हुई एक पट्टी 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 100 दोलन पूरा करती है। तो यहां से आप लोग आवृत्ति निकाल दीजिएगा। आवृत्ति निकालने के लिए आपको हम बताए हैं, आवृत्ति निकालने के लिए आपको हम बताए हैं, आवृत्ति निकालने के लिए आपको हम बताए हैं v बराबर n लैम्डा होता है, तो n बराबर v बटा लैम्डा। लेकिन यहां से कह रहा है कि 30 सेकंड में 100 दोलन करती है, तो 1 सेकंड पर निकालिएगा, वही आपका आवृत्ति हो जाएगा। कह रहा है कि हवा में यदि वायु का वेग वायु में 330 मीटर पर सेकंड हो, तो वायु में उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में कितना? 100 दोलन, 100 दोलन करता है। 30 सेकंड में 100 दोलन पूरा करता है, तो आप लोग 1 सेकंड पर निकाल दीजिएगा। 1 सेकंड में 100 बटा कहिएगा 30 दोलन, 100 बटा 30 दोलन का मतलब हो गया आपका, यहां कर दीजिएगा 10/3 दोलन, 10/3 दोलन। और यही 1 सेकंड वाला जो होता है आवृत्ति हो गया। आप लोग पढ़े हैं कि माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में, माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। तो बताइएगा, यहां से n निकाला जाएगा, तो n बराबर 10/3 हर्ट्ज हो गया। तो n निकल गया आपका। अब यहां पर वायु, ध्वनि का वेग वायु में v का मान दिया हुआ है कितना? 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो लैम्डा निकाल दीजिए, v बराबर n लैम्डा से, तो लैम्डा बराबर v बटा n कर दीजिएगा। और v का मान है 330 और बटा 10 और गुने क्या कर दीजिएगा, 10 गुने आपका 3 कर दीजिए, कट जाएगा ये। 33 तिहाई कितना? 33 तिहाई 99 मीटर आंसर हो गया ये। तो 99 मीटर हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहिएगा सर ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए। बहुत लोगों का ऑप्शन नंबर डी 99 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी तो है, लेकिन आपको वो निकाल कर दिखाना है, तब हम समझेंगे कि आपका कंसेप्ट बेटर है।
चलिए, एक स्टूडेंट को बार बार परेशानी हो रही है, ये परेशानी 4 नंबर क्वेश्चन में हो रही है। उनको जरा हम 4 नंबर क्वेश्चन के अनुसार उनकी परेशानी को दूर कर देते हैं। देखिए माय डियर, मेरे दोस्त समझिए एक बात कि अनुदैर्ध्य तरंग में वे बिंदु, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या उत्पन्न होता है? संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। तो आप बताइएगा कि संपीड़न के समय क्या होता है? तो संपीड़न के समय दाब और घनत्व तो बढ़ जाता है। सही बात है, दाब और घनत्व तो बढ़ जाता है, अधिकतम होता है, और आयतन कम होता है। आयतन कम होता है, यही बात है। आयतन देखिए ना, समझने वाली बात है कि जब किसी स्प्रिंग को दाबिएगा, जब किसी स्प्रिंग को दाबिएगा तो दबाव वहां पर क्या होगा? दबाव वहां पर ज्यादा होगा। दाब अधिक और घनत्व भी, डेंसिटी भी क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन वहां आयतन कम होता है। देखिए वॉल्यूम यहां पर कम होगा, वॉल्यूम ये थोड़ा जगह लेता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जगह लेता है। तो दाब और घनत्व तो यहां पर क्या है? कम, लेकिन आयतन क्या है? ज्यादा है। यही आपका आंसर होगा। राइट ऑप्शन इज संपीड़न। राइट ऑप्शन इज संपीड़न ही होगा। माध्यम के कण, मैं यहां पर माध्यम के कणों का घनत्व तो महत्तम होता है। हाँ सही तो बात है, माध्यम के कणों का घनत्व तो मैक्सिमम होता है, सही है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। चलिए अब यहां देखिए, गामा किरण की चाल, कौन किरण? गामा किरण। गामा किरण की चाल का प्रकाश की चाल की तुलना में के संबंध में कौन सा सही है? तो कहिएगा गामा किरण और प्रकाश की चाल। तो गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है सब की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। तो कहिएगा गामा किरण की चाल प्रकाश की चाल के समान होगा। तो गामा किरण की चाल ग्रेटर देन प्रकाश की चाल, गलत हो गया। गामा किरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल सही है। राइट ऑप्शन इज बी। गामा किरण जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है सब की चाल प्रकाश की चाल के क्या होती है? समान होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। अब बताइएगा, तरंग, तरंग माने वेव है, तरंग माने वेव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको स्थानांतरित करती है? तो कहिएगा तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। आयाम का मतलब कि माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन ऊपर नीचे करेगा या आगे पीछे करेगा। यहां तरंग दैर्ध्य भी नहीं, द्रव्य भी नहीं। द्रव्य माने होता है क्या? पदार्थ, पदार्थ के कण का भी नहीं। तो राइट ऑप्शन इज एक। माध्यम बताइएगा, तरंग गति में माध्यम का कण अपने ही जगह पर ऊपर नीचे या आगे पीछे की दिशा में कंपन करती है, दोलन करती है। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सही बात है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करती है किसको? ऊर्जा को। सही बात है ये। अगला सवाल 9 नंबर में आते हैं। एक कंपित वस्तु समझिए, यहां पर इसका आप लोग सलूशन कीजिएगा। एक कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में 240 कंपन पूरा करती है। तो सुनिए, 1 सेकंड में 240 कंपन पूरा करती है, यही तो आवृत्ति हो गया। 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना कंपन पूरा करती है, कितना दोलन करती है, कितना चक्कर लगाती है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बताइएगा, आपके सवाल में दे दिया है n बराबर माने आवृत्ति n बराबर हो गया 240 हर्ट्ज जो हो गया। यस सही बात है, 240 हर्ट्ज। इससे तो आवृत्ति निकल गया। और कह रहा है कि हवा में ध्वनि की चाल भी बराबर 320 मीटर पर सेकंड हो गया।
तो कह रहा है कि कंपित करती हुई वस्तु द्वारा किए गए 15 कंपनों में वस्तु में आपका वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो बताइएगा, ये आवृत्ति निकला है 1 सेकंड पर। कितना समय पर? 1 सेकंड पर निकला है। तो कह रहा है कि यहाँ पर 240 कंपन में ये देख लीजिए पहले। आप बताइएगा V बराबर एन लैम्डा से, V बराबर एन लैम्डा से लैम्डा बराबर V बटा एन। तो कह दीजिएगा V का मान हो गया 320 बटा N का मान हो गया 200 कितना 40। ये काट दीजिएगा, 8 चौके 32, 8 तिरिकी 24, 3 बार में, तो 4/3 मीटर। तो कहिएगा 4/3 मीटर कितना कंपन में? तो कह दीजिएगा 4/3 मीटर। तो अब आपसे कह दिया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 15 कंपनों में आपका वायु में 15 कंपनों में वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो देखिए आपसे कह दिया जा रहा है, यहां से इस तरह से बना दीजिए आप लोग। अब यहां से देखिए कितना आंसर आ रहा है सब लोगों का, या सब लोगों का 20 आ रही है, सब लोगों का 40 राइट आंसर दिस नहीं, 40 नहीं 20 वाले ऑप्शन सही है, 20 वाले ऑप्शन सही है यहां पर। तो अब बता दीजिएगा 15 कंपनों में वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो देखिएगा 15 कंपनों में 1 सेकंड में 240 कंपन, तो आवृत्ति यहां से निकल गया। आवृत्ति कहने का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा करती है। तो बताइएगा 4/3 मीटर, 4/3 मीटर बताइएगा। यहीं से आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। यहां देखिए आपके कहेंगे कि एक कंपन में 4/3 मीटर, इसलिए 15 कंपन में 4/3 और गुणे 15, 3 पचे कितना 15, 5 के कितना 20 मीटर। आंसर यही 20 मीटर आंसर आ जाएगा। 20 वाले सही है, राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। तो यहां से पहले निकाल दिया गया V बराबर लैम्डा का मान निकाल दिया गया 4/3 मीटर। तो कहिएगा एक कंपन में 4/3 मीटर तक कितने कंपन में? 15 कंपनों में वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो एक कंपन में इतना, तब 15 में 4/3 गुने 15, 5 के 3 पचे 15, 5 के 20 मीटर हो जाएगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा आ रहा है सब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पानी में ध्वनि की चाल। एक बात बताइएगा, पहली बात तो एक बात बताइएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो बताइएगा पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल की 4 गुनी है। जब एन आवृत्ति एवं लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो एक बात बताइएगा, V बराबर होता है एन लैम्डा। तो बताइएगा आवृत्ति, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो बताइएगा V1 बटा V2 बराबर, यहाँ पर कहिएगा लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। अब बताइए यहाँ से कह रहा है कि पानी में ध्वनि की चाल, पानी में तब V1 पानी के लिए और V2 बराबर कह रहा है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की। अब यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल 4 गुनी है, तब V2 का मान यहाँ पर 4 गुनी है, तब V2 का मान यहाँ पर कर देंगे V1 के मान का 4 गुनी है। तो 4V1 बराबर कहिएगा लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, V1 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा 2 बराबर कह दीजिएगा 4 इंटू लैम्डा 1। अब बताइएगा आवृत्ति वही रहेगा, लेकिन जो आपका पानी में ध्वनि की चाल है, पानी में ध्वनि की चाल है, वो हवा में ध्वनि की चाल का 4 गुना हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी।
सही बात है, राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगी आप लोगों का, सब लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है। आपको बताया भी गया होगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंगर डालकर, लंगर आप लोग पूछते होंगे, जब समुद्र में जाते होंगे, जो आपका नाव होता है, समुद्री जहाज होता है, या गंगा किनारे जाते होंगे, तो नाव को रोकने के लिए एगो इस तरह का आपका ये एगो इस तरह का बना हुआ रहता है, हुक्सा टाइप का बना रहता है, इस तरह का बना रहता है और इस तरह का बना रहता है, उसी को फेंक दिया जाता है, वो मिट्टी में धंस जाता है और उसी के सहारे नाव भागती नहीं है और वो लहर से हिलती डोलती रहती है, हिलती डोलती रहती है। तो लंगर डालकर, उसी को लंगर कहा जाता है। तो यहाँ पर यही है कि लंगर डालकर रुकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। तो लैम्डा बराबर 125 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि चलती तरंगों के चढ़ाव, चढ़ाव माने क्रेस्ट हो गया, पानी की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है, पानी की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए सर प्लीज, क्या क्वेश्चन 10 नंबर में आप फंस गए? कुछ नहीं करना है, यहां पर एक ही बात ध्यान देना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल तथा तरंग दैर्ध्य, चाल या वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n नहीं बदलती है। और आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होता है वो ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। चलिए अब यहां देखिए, कुछ नहीं करना है, यहां पर वही लिख रहा है कि पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल की 4 गुनी है। सही बात है कि पानी में ज्यादा होगा और हवा में कम होगा, तो कह रहा है कि पानी में 4 गुनी है। और कह रहा है कि जब n आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में जाती है, हवा से कहाँ, पानी में, तो हवा में है तो उसका आवृत्ति भी n है और तरंग दैर्ध्य भी लैम्डा है। अगर हवा से वो पानी में जाएगा तो आवृत्ति वही रहेगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होगा पहिलका मान का, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपका पानी में ध्वनि की चाल हवा में ध्वनि की चाल का 4 गुना है, तो बताइएगा 4 गुना है तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान जो होगा, तरंग लंबाई का मान हवा के अपेक्षा पानी में 4 गुना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ये। और ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो सूत्र के माध्यम से भी उसको देख सकते हैं। यही तो बात है आपका यहाँ पर। चलिए अगला हमारा लैम्डा का मान 125 मीटर और कह रहा है कि 2 लगातार चढ़ाव का मतलब क्रिस्ट की गति इतना है, मतलब कि यहाँ पर गति दे दिया है v बराबर कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड दे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आवृत्ति n बराबर वाट, चूंकि v बराबर n लैम्डा से तो यहाँ से n निकालिएगा तो n बराबर v बटा लैम्डा, v का मान हो जाएगा 25 बटा 125, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 1/5 का मतलब होता है 0.20 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। चलिए रिकॉर्डेड वीडियो जिनका नहीं चल रहा है वो सब वीडियो चलेगा आप लोगों का, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारे टेक्निकल टीम लगे हुए हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया गया था, 0.5 नहीं 0.05 होगा। अब देखिए मिलान करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, प्रयोग हो गया। रेडियो तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो तरंग का उपयोग आपसे कहा जाएगा तो टीवी और रेडियो, टीवी तो आपका रेडियो तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेडियो तरंग का उपयोग जो होता है हम लोग यहाँ पर जो आप जानते हैं पहले उसको मिलाइए।
औरक्त किरणें, औरक्त किरणें का उपयोग जो होता है, औरक्त किरण का उपयोग देख लीजिए, जो जो जानते हैं पहले लिख लीजिएगा, PQRS, सूक्ष्म तरंग का प्रयोग। सूक्ष्म तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग संचार उपग्रह में किया जाता है, संचार उपग्रह में किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। तो बताइएगा, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल, रडार प्रणाली में, रडार में भी इसका उपयोग किया जाता है, रडार में भी। तो ये इसका मिलान इससे होगा, सही बात है। रेडियो, औरक्त तरंग का उपयोग, औरक्त गामा किरण का उपयोग जो होता है, यहाँ पर छूटा हुआ है ये 4 नंबर होगा, यहाँ पर ये छूट गया है, यहाँ पर 4 नंबर। तो औरक्त गामा किरण का प्रयोग जो होता है खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए, विषाणुओं से सबसे मुक्त करने के लिए किया जाता है। इसकी मिलान इससे हो गया। देखिए, क्यू की मिलान 2 से, क्यू की मिलान 2 से, और उसके बाद में एस की मिलान 4 से। औरक्त किरण की बात किया जाए, पहला नंबर पी, रेडियो तरंग की बात किया जाए, तो इसका मिलान सेलुलर फोन से कर सकते हैं, इसका उपयोग मिलान सेलुलर फोन से कीजिएगा, और जो बच गया इसका मिलान इसमें कर दीजिए। तो बताइएगा प्रश्न का जवाब कौन हो गया? पी का मिलान हो गया 3 से, पी का 3 से, क्यू का हो गया 2 से, आर का हो गया 1 से, एस का हो गया 4 से। राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। चलिए, सब लोगों का राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? बताया गया था ये कंसेप्ट आपको। यहाँ देखिए, इस तरह का हमने रिकॉर्डेड वीडियो में ये दिया था आप लोगों को, ये वीडियो जो आप लोग देखे होंगे, इस तरह का आप लोग श्रृंग और गर्त के रूप में पढ़िएगा, इस तरह का। यहाँ देखिए, यहाँ पर हो गया श्रृंग हो गया, यहाँ पर हो गया श्रृंग हो गया, या शीर्ष हो गया। नीचे वाले को गर्त कहा जाता है, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं हम लोग, नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी लैम्डा बटा कितना होता है? 2। यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बटा क्या है? 2 है। और टोटल दूरी अगर कह दीजिएगा तो लैम्डा होती है। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी लैम्डा होती है, ये लैम्डा हो गया। या यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी जो होता है लैम्डा होता है। आपके सवाल में कह रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त, 2 गो श्रृंग के बीच में एगो गर्त होता है, सही बात है, 2 श्रृंग के बीच में एगो गर्त होता है, या 2 गर्त के बीच में एगो श्रृंग होता है। तो कह रहा है कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी L है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके सवाल में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा बटा 2 के जगह पर L कह दिया है। तो कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो L प्लस L, L प्लस L बराबर 12 कह दीजिएगा। L प्लस L बराबर 12 हो गया। राइट ऑप्शन इज कौन होगा? 12 हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा 12, सही बात है। बहुत लोगों का ऑप्शन सही आ रहा है, बहुत लोगों का ऑप्शन सही आ रही है। कह रहा है कि एक श्रृंग है, एक श्रृंग है, और इसके बाद इसके क्रमागत गर्त, इसके बाद वाले गर्त के बीच की दूरी L है। तो मतलब कि आधा तरंग दैर्ध्य दिया है L, तो पूरा क्या होगा? L प्लस L बराबर 12। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर लैम्डा बटा 2, देखिए यहाँ पर लैम्डा बटा 2, यहाँ पर L है, ये भी L है, L प्लस L बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा। यहाँ से हो गया आंसर आपका क्लियर। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तरंग की आवृत्ति, सुनिए मेरी बात, आवृत्ति कह रहा है माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा करता है। माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वही उसकी आवृत्ति होती है। तो कह रहा है कि 0.3 सेकंड में, तो कहिएगा 40 श्रृंग और 40 गर्त बनाता है, तो 40 कंपन पूरा करता है। तो कह रहा है कि 1 सेकंड पर निकाल देना है, वही आंसर हो जाएगा 40 बटा 0.3। तो ऊपर हो जाएगा 40 दहिया 400 बटा 3, तो ये हो जाएगा 133 आपका 133.33 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा ये।
स्पष्ट रूप से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सब लोगों का मिल रहा है, L + L सब लोगों का आप सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला सवाल पर आ जाते हैं। तरंग चाल, तरंग माने वेव, चाल, चाल का मतलब कि तरंग वेग या तरंग चाल, आयाम माने एम्पलीट्यूड, और तरंग दैर्ध्य माने वेव लेंथ, और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो तरंग के रासायनिक गुण है? नहीं, रासायनिक गुण नहीं है, तरंग की विशेषताएं हैं, ये सब का सब तरंग की विशेषताएं हैं, तरंग के घटक ये नहीं है। तरंग की विशेषताएं, घटक भी नहीं मारिएगा, तरंग की सब का सब क्या है? विशेषताएं हैं। और इसमें से कुछ को मिलाकर हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, और वो है v बराबर क्या? n लैम्डा। तो किसके किसके बीच के संबंध है ये? तो v बराबर n लैम्डा, तरंग वेग हो गया या तरंग चाल हो गया, आवृत्ति हो गया, और तरंग दैर्ध्य के बीच ये संबंध हो गया, लेकिन सब का सब तरंग की क्या है? विशेषताएं हैं ये सब। चलिए आपके प्रश्न का जवाब क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने थ्योरी पर। अब अपने थ्योरी पर आ जाते हैं। अब हम लोग देखे थे, हम लोग यहाँ पर श्रृंग के बारे में देख लिए थे, हम लोग गर्त के बारे में देख लिए थे, संपीड़न के बारे में देख लिए थे, विरलन के बारे में देख लिए थे। मतलब ये था कि हम लोग यांत्रिक तरंग में हम लोग देख रहे थे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। एक होता है सोनोमीटर, एगो नोट लाइन हम लिख रहे हैं, कहिएगा सोनोमीटर। सोनोमीटर हिंदी में कहिएगा सोनोमीटर ही। सोनोमीटर एक यंत्र है, एक यंत्र है, यंत्र माने डिवाइस है, जिसके द्वारा, जिससे किसी तनी हुई डोरी में, तनी हुई डोरी में उत्पन्न, देखिए सोनोमीटर एक यंत्र है, मेरी बात समझिएगा, सोनोमीटर एक यंत्र है जिससे तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग के वेग और उसकी आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के वेग और आवृत्ति को ज्ञात करने वाले यंत्र को ही कौन मीटर कहेंगे? सोनोमीटर कहा जाता है। तो सोनोमीटर एक यंत्र है जिससे किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग के वेग एवं आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और ये वो सूत्र के माध्यम से निकालिएगा, v बराबर √T/m कर दीजिएगा, T/m, जहाँ पर T बराबर होता है डोरी में तनाव बल, डोरी में तनाव बल होता है, टेंशन फोर्स होता है डोरी में, स्ट्रिंग में, और m बराबर होता है डोरी के एकांक लंबाई का यूनिट लेंथ का द्रव्यमान, डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान कह दीजिएगा, मास कह दीजिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सोनोमीटर क्या है? तो स्पष्ट रूप से एक ही बात कहना है कि सोनोमीटर एक यंत्र है जिससे किसी डोरी में तनी हुई, जिससे किसी डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग के वेग और उसकी आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। यही इस सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं, यहीं पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे आते हैं। अब हम लिखते हैं पराध्वनिक चाल। पराध्वनिक चाल इंग्लिश में कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ये क्या है सुपरसोनिक स्पीड? पहले समझ लीजिएगा आप लोग। पराध्वनिक चाल इंग्लिश में इसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। सर एक श्रृंग और एक गर्त के मध्य, एक श्रृंग और एक गर्त के मध्य L होगा ना। एक श्रृंग और एक गर्त, लगातार एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी अगर L है तो उसको तरंग दैर्ध्य नहीं कहिएगा, उसको कहिएगा तरंग दैर्ध्य का आधा हुआ, वो आधा हुआ। तो पूरा आपसे तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो L + L, ये श्रृंग हो गया, गर्त हो गया, तो फिर गर्त हो गया, एगो श्रृंग हो गया। दो गो श्रृंग के बीच में एगो गर्त होता है ना, या दो गो गर्त के बीच में एगो श्रृंग होती है। चलिए आप लोग कमेंट सब कम कीजिए और यहाँ पर आ जाइए आप लोग। पराध्वनिक चाल देखिए, अगर किसी वस्तु की चाल, किसी भी वस्तु की चाल, कोई भी वस्तु हो, ये कलम है,
अगर हम इस कलम को यहाँ से फेंकते हैं तो अगर इस वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल जो नॉर्मल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि किसी भी माध्यम में, जैसे कि यहाँ पर ये आपका माध्यम का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या है, और इस टेम्परेचर में हवा में ध्वनि की चाल क्या है, और इसी माध्यम में इस वस्तु की चाल क्या है, इसी के अनुपात को हम लोग मैक संख्या तो कहते हैं कि मैक संख्या क्या होती है। लेकिन अब यहाँ समझिए, यदि किसी वस्तु की चाल उसी माध्यम में हवा में ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाती है, आपका ज्यादा हो जाती है, तो कहेंगे कि वस्तु पराध्वनिक चाल से चल रही है। मतलब यह हुआ कि यदि किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाती है तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को पराध्वनिक चाल कहा जाता है। और पराध्वनिक चाल के लिए एक टर्म उपयोग में लाया जाता है, मैक संख्या। कौन संख्या? मैक संख्या। तो पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान 1 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो बताइएगा मैक संख्या से क्या मापा जाता है? तो वायुयान की चाल को मैक संख्या से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि वायुयान की चाल को व्यक्त किया जाता है मैक संख्या में। और एक होता है अति पराध्वनिक चाल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। उसके लिए जो होता है मैक नंबर का मान, मैक संख्या का मान 5 से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं पराध्वनिक चाल के लिए, यदि किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है, हवा में ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को पराध्वनिक चाल कही जाती है। तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को पराध्वनिक चाल कही जाती है। याद रखिएगा, यहां पर हम लिखे हैं एक पॉइंट स्पष्ट रूप से, यदि किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को ही पराध्वनिक चाल कहा जाता है। चलिए, सब लोगों को पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आप लोग अपने आप को पीडीएफ लेकर, पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ अगर आपको हम दे दिए तो आप शिथिल हो जाइएगा, आपका माइंड स्थिर हो जाएगा, उतना ही सोच पाइएगा आप, उतना ही सोचिएगा कि इतना ही में हमारा सब कुछ ब्रह्मांड है, सारा फिजिक्स इतना ही में नहीं। फिजिक्स का मतलब, साइंस का मतलब कि आप फ्री हैं, आप अपने माइंड को जितना आगे बढ़ाइए, जितना फैलाने की कोशिश कीजिएगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपके माइंड का होगा। मैं पीडीएफ भी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन सबसे पहले तो हम जो लिखवा रहे हैं उसको लिखते चले जाइए, एकदम लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है आपको। इसको कहा जाता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी में पढ़ाई कीजिए आप लोग। हम देंगे, पीडीएफ भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। यदि किसी वस्तु की चाल, देखिए यही कलम है, अगर इस कलम की चाल ये हवा में ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाए तो कहिएगा ये वस्तु पराध्वनिक चाल से चल रही है। और याद रखिएगा, नोट लाइन में यहां पर हम देने जा रहे हैं कि पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान, मैक संख्या, ये वो टर्म आ गया यहां पर जी, मैक संख्या, मैक नंबर, MACH, मैक नंबर, मैक संख्या का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। सही बात है। याद रखिएगा कि पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान, एगो टर्म आ गया आपके लिए मैक संख्या। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मैक संख्या से क्या मापा जाता है, तो वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। हम आगे लिख जाते हैं, आगे हम यहाँ पर करते हैं, वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। नोट लाइन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है, मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। और यहां पर मैक संख्या क्या है, यहां पर समझ लीजिए आप लोग। मैक संख्या बराबर कहिएगा किसी वस्तु की चाल, कोई भी वस्तु हो गया, किसी वस्तु की चाल
और बटा उसी माध्यम में, हाँ उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो बताइएगा मैक संख्या क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक नंबर। तो कहिएगा किसी वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के योगफल को कि भागफल को कि गुणनफल को। तो कहिएगा किसी वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। अब मेरी बात समझिएगा अब मेरी बात समझेंगे। अगर किसी वस्तु की चाल आपका 330 मीटर पर सेकेंड हो और उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी 330 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके लिए मैक संख्या का मान क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर वस्तु की चाल ज्यादा हो जाए हवा में ध्वनि की चाल से, तो ये मान ज्यादा है ये मान कम है, तो 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। हाँ सही बात है, 1 से ज्यादा आ जाएगा। याद रखिएगा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होती है। ये इसका ना कोई मात्रक होता है और ना कोई इसका क्या होता है, बीमा होता है। वास्तव में देखा जाए तो यह एक संख्या है, यह एक क्या है, संख्या है। देखिए मेरी बात समझिएगा आप लोग, साइंस की बात है तो साइंस में आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग बेझिझक वहां से ही कमेंट्स कीजिएगा। मैं सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स पर भी ध्यान दे रहा हूं। हाँ ये बात दूसरी है कि जब लिखता हूं उस समय अगर हम आपके कमेंट्स पर ही ध्यान देंगे तो आपको हम पढ़ा क्या पाएंगे। इसलिए आप लोग हमारी बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं वो सारे कंटेंट्स आप लोग को दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वो सारे कंटेंट्स को आपके सामने प्रकट करूंगा। मैं आपके हर एक मुसीबतों को, साइंस के हर एक मुसीबतों को हम आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे, मुसीबतों को सोल्व करते हुए हम निदान करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके लिए। हाँ ये बात सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इंग्लिश भाषी हैं, तो हम सब टर्म इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, टर्मोलॉजी सब इंग्लिश में लिखेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह का कोई परेशानी कहीं नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं इतना डीप से साइंस पूछता है, एकदम डीपली नॉलेज आपको लेकर चलना होगा, एकदम डीपली नॉलेज लेकर चलना होगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम, जैसे कि देखिए ग्रुप डी आने वाला एग्जाम है और बहुत सारे असिस्टेंट लोगों को पायलट का एग्जाम आएगा, रेलवे बहुत सारे एग्जाम को लेकर हम लोग बहुत सारे एग्जाम को एक साथ कंबाइन लेकर चल रहे हैं ना। एग्जाम देखिए वनडे कंपटीशन है, वनडे कंपटीशन का कोई माई बाप नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा, किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने प्रकट कर देगा। आप अपने कंसेप्ट को बेटर से बेटर कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे आ जाते हैं। मैक संख्या का ना कोई मात्रक होता है ना कोई आपका बीमा होता है। याद रखिएगा देखिए पराध्वनिक चाल के लिए लिख दे रहे हैं हम यहां पर एक पॉइंट और, पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान, सही बात है, पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान, आप ही लोग बताइए ना कि पराध्वनिक चाल का मतलब हुआ कि वस्तु की चाल ज्यादा है कि ध्वनि की चाल ज्यादा है। तो पराध्वनिक चाल में वस्तु की चाल ज्यादा है, तो पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। जबकि अति पराध्वनिक चाल के लिए, अति पराध्वनिक चाल इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपरसोनिक स्पीड, अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड के लिए मैक संख्या का मान 5 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 5 से अधिक होता है, 5 से अधिक होता है, सही बात है। तो याद रखिएगा अति पराध्वनिक चाल के लिए, हाइपरसोनिक स्पीड के लिए मैक संख्या का मान 5 से ज्यादा होता है, लेकिन पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान 1 से ज्यादा होता है। और ध्वनिक चाल के लिए, ध्वनिक चाल अगर किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो उसके लिए मैक संख्या का मान 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं। देखिए अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर एक बात समझिएगा आप लोग, यहां से एगो टर्म पूछता है कभी कभी, सोनिक बूम के बारे में पूछता है, सोनिक बूम। देखिएगा सोनिक बूम पूछता है कभी कभी, सोनिक बूम, BOOM बूम कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग प्रघाती तरंग कहते हैं, शॉक्स
वेव कहा जाता है, सॉक्स वेव के नाम से जानते हैं। तो ये प्रघाती तरंग क्या है, सोनिक बूम क्या है, मेरी बात समझेंगे। जब कोई वस्तु प्राध्वनिक चाल से चलती है, जब कोई भी वस्तु प्राध्वनिक चाल से चलती है तो वह तीक्ष्ण और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है, बहुत ज्यादा साउंड उत्पन्न करती है, बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा होती है। उसी को हम लोग कहते हैं सोनिक बूम कहते हैं, प्रघाती तरंग कहते हैं। मतलब कि इस तरह का वो तरंग पैदा हो जाता है। देखिए इस तरह का तरंग पैदा हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, ये इस तरह का हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ये बढ़ते चला जा रहा, तो इसी को कहा जाता है सॉक्स वेव कहते हैं या प्रघाती तरंग कहा जाता है। और याद रखिएगा वायुयान की चाल होता है, वायुयान की चाल होता है, आगे की ओर जाता है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हुए जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु प्राध्वनिक चाल से चलती है और इधर में एगो शीशा का मकान बना हुआ है, एगो इधर में शीशा का मकान बना हुआ है, दोनों तरफ शीशा का मकान बना हुआ है और उसके बीच से होकर कोई ऐसा आपको वस्तु को गुजारिए जो प्राध्वनिक चाल से चलती है, तो शीशा में क्या आ जाएगा, दरार आ जाएगा, ड्यू टू उसमें काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। तो हम एक पॉइंट को यहाँ लिख रहे हैं कि जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल, जैसे यहां पर कह दीजिएगा मिसाइल आपका सुपरसोनिक विमान ये कह सकते हैं। जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से चलती है तो वह तीक्ष्ण माने क्या, शार्प तथा प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है, प्रबल लॉर्ड ध्वनि उत्पन्न करती है जिसे प्रघाती तरंग या सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रघाती तरंग या सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। सही बात है। तो जब कोई वस्तु आपका प्राध्वनिक चाल से चलती है तो वह तीक्ष्ण और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग प्रघाती तरंग या सोनिक बूम के नाम से उसको जानते हैं, सोनिक बूम, जिसको सॉक्स वेव के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, अगर ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो ध्वनि तरंग को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ध्वनि तरंग को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक होता है श्रव्य तरंग, एक होता है अपश्रव्य तरंग और एक होता है पराश्रव्य तरंग। हम यहाँ पर ध्वनि तरंग को बांट दे रहे हैं। ध्वनि तरंग साउंड वेव की बात करें, ध्वनि तरंग की आवृत्ति के आधार पर हम लोग बांटेंगे। तो एक होता है श्रव्य तरंग, इंग्लिश में ऑडिबल वेव कहा जाता है। एक होता है अपश्रव्य तरंग, इंग्लिश में कहते हैं इनको इंफ्रासोनिक वेव, और एक होता है आपका पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो एक होता है श्रव्य होता है, एक होता है अपश्रव्य और एगो होता है पराश्रव्य। एगो श्रव्य होता है, एक अपश्रव्य होता है और एगो पराश्रव्य होता ही है। यहाँ देखिएगा इसकी आवृत्ति अगर देखा जाए, आवृत्ति परास की बात करते हैं तो कहिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर
कहिएगा 20,000 हर्ट्ज के बीच, हर्ट्ज के बीच। ये इसी को कहा जाता है श्रव्यता की सीमा, इसी को कहते हैं हम लोग श्रव्यता की सीमा, इसी को श्रव्यता की सीमा कहते हैं। ऑडिबल वेव रेंज कहा जाता है, ऑडिबल रेंज कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं श्रव्यता की सीमा। याद रखिएगा इस आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को, इस आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को हमारी कान आसानी से सुन लेती है। तो कभी कभी पूछेगा कि श्रव्यता की सीमा का मिनिमम वैल्यू कितना है, तब 20 हर्ट्ज कहिएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तब 20,000 हर्ट्ज, या इसी को 20 किलो हर्ट्ज भी कहिएगा, इसी को 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। किलो का मतलब कि 1 किलो का मतलब कि 1000 यहाँ पर, तो 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। याद रखिएगा इसे मनुष्य आसानी से सुन लेता है, लेकिन इसको और इसको मनुष्य नहीं सुन पाता है। अब यहाँ अपश्रव्य की बात करेंगे तब 20 हर्ट्ज से क्या बोलिएगा, कम, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है इसके। कहिएगा इसे मनुष्य नहीं सुन पाता है, इसे मनुष्य नहीं सुन पाता है, सुन पाता है, इसे मनुष्य नहीं सुन पाता है। लेकिन हाँ याद रखना है कुत्ता बिल्ली, हाथी, व्हेल इत्यादि इस आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। इस आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को उत्पन्न भी कर सकता है, सुन भी कर सकता है। लेकिन सुनिए मेरी बात, जो इसको सुनेगा वो इसको उत्पन्न भी कर सकता है, इसको उत्पन्न भी कर सकता है। तो क्या जो इसको सुनेगा क्या इसको नहीं सुनेगा? कुत्ता हमारी आवाज नहीं सुनता है। जब आप कहते हैं कुत्ता को, जब पालते हैं उसको बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, उसका नाम पकड़कर, उसका नाम धरकर, तो आपके पास नहीं आता है, आता है। लेकिन ये सिर्फ मनुष्य पर लागू हो जाएगा कि मनुष्य इस आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को ही सुन पाता है, इससे कम वाले को नहीं सुन पाएगा और इससे ज्यादा वाले को भी नहीं सुन पाता है। तो हम कह सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, हाथी, व्हेल, चिड़िया इत्यादि इस आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को, इस आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को आसानी से सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। तरंग को आसानी से सुन भी सकता है, सुन भी सकता है एवं उत्पन्न भी कर सकता है, उत्पन्न भी कर सकता है, उत्पन्न भी कर सकता है। आपसे कहेंगे कि देखिए जब इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए, इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल कह दीजिएगा, तो भूकंप के समय उत्पन्न तरंग ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्पन्न तरंग दिल की धड़कन इत्यादि, ये सब का सब हमारा किस तरंग के अंतर्गत आएगा? अपश्रव्य तरंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारे दिल की धड़कन ड्राई क्लीनर में भी कौन सा? अब देखिए भूकंप के समय, जब भूकंप आता है तो हम लोगों को पता कब चलती है? जब हमारे घर में जो वस्तु टांगा हुआ है या जो वस्तु आपका रखा हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं कि वो हिलने लगा, तब हम लोग को पता चलता है। क्योंकि हम लोग अपने घर में रिएक्टर पैमाने पर मापने वाला स्केल सिस्मोग्राफ तो नहीं लगा कर रखे हैं कि हम लोग वो हमेशा रीड करते रहेंगे, देखते रहेंगे, नहीं। लेकिन चिड़िया हो गया, चमगादड़, ये का चिड़िया हो गया, वहाँ हाथी हो गया, व्हेल हो गया, कुत्ता हो गया, उस सबको पहले से पता चल जाता है कि हाँ ये भूकंप आ गया, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को आसानी से सुन सकता है। इसलिए वो अपने मांद को, अपने घोंसला को छोड़कर भागने लगता है, चहचहाने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये क्यों भाग रहा है? तब हम लोग को किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी मिलता है कि हाँ भूकंप आया था, इतना रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता थी। तो अगर रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता ज्यादा होगा तब हम लोग को पता चलेगा, लेकिन अगर कम होगा तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा।
तो साफ साफ तो लिखा हुआ है, साफ साफ तो स्पष्ट तो लिखे हैं, भूकंप के समय उत्पन्न तरंग, तरंग हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्पन्न तरंग, दिल की धड़कन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब का सब आपका अपश्रव्य तरंग के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल लिखे हैं हम लोग। ये सब का सब अपश्रव्य तरंग के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं। दिल की धड़कन कैसे सुनाई देगा? कान लगाकर यहाँ पर दिल की धड़कन कैसे सुनाई देगा जी? नहीं सुनाई देगा रोहित साहब, रोहित जी नहीं सुनाई देगा। कैसे आप कह रहे हैं कि सुनाई देगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल के धड़कन की बात किया जाए तो हम लोग उसको स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनते हैं। स्टेथोस्कोप जो ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है, ये सब नहीं बताया गया है अभी। तो चलिए, ये सब अपश्रव्य तरंग है। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेकिन श्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग का एगो बाकी रह गया है। इसमें क्या बाकी रह गया है जरा देख लिया जाए। हम लोग इसमें देख लेते हैं, हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या बाकी रह गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर पराश्रव्य तरंग की बात है। पराश्रव्य तरंग तो हम लोग ये कल देखेंगे, पराश्रव्य तरंग के बारे में कल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे। तीनों के हम लोग तरंग दैर्ध्य की तुलना करेंगे, तीनों में ऊर्जा की तुलना करेंगे, तीनों में आवृत्ति की तुलना करेंगे। आज क्लास इतना ही तक। कल हम लोग क्लास को ही लेंगे, सिर्फ हम लोग कल क्लास ही लेंगे। और परसों आपका क्लास जो हम लोग आज क्लास ले रहे हैं और कल क्लास जो लेंगे, उससे जितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा, 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी बनेगा, उसको हम डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए और हम आपके साथ हैं, और जहां तक हमारी आवश्यकता होगा हम आपके साथ हर एक कदम पर आपके साथ रहेंगे, किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए हम लोग इजाज़त लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। अगले कड़ी में, साउंड की अगली कड़ी में आपसे हम मिलेंगे।